अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम बात करेंगे न्यूटन के तीसरे लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जो कहता है कि तो एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेटमेंट का क्या मतलब है। आप थोड़ा बहुत इसका डायग्राम वगैरह बनाइए और हमें बताइए कि इसका क्या मतलब है। तो इसमें सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एक्शन और रिएक्शन है, ये दो अलग बॉडीज़ पे होंगे। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास ये एक बॉक्स है और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ग्राउंड पर, और मान लीजिए कि मैं इस पर कोई फोर्स लगा रहा हूँ एफ। मैं इस पर एफ फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये जो मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये मेरा एक्शन है ऑन द बॉक्स। ठीक है, ये मेरा एक्शन इस बॉक्स के ऊपर है। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पहले हम इक्वल एंड ऑपोजिट भूल जाते हैं। पहले हम देखते हैं कि देयर इज अ रिएक्शन। ठीक है, अगर मैंने एक्शन किया तो इसका कुछ रिएक्शन होगा। अब वो जो रिएक्शन है वो कौन सी बॉडी करेगी जिस पर एक्शन हो रहा है? तो यहाँ पर एक्शन किस बॉडी पर हो रहा है? इस बॉक्स पर हो रहा है। ये अब वापस रिएक्ट करेगा बिकॉज ऑफ आर एक्शन। लेकिन ये जो रिएक्शन करेगा, क्या ये वो रिएक्शन खुद पर ही करेगा या ये हम पर वो रिएक्शन करेगा? तो जो इसका रिएक्शन होगा वो ये हमारे ऊपर करेगा। इस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्शन था वो हमारा फोर्स था, लेकिन जो रिएक्शन था वो बॉक्स का फोर्स था। तो जो एक्शन है हम सीधे वो देख रहे हैं, वो हम लगा रहे हैं। किस पर लगा रहे हैं? बॉक्स पर लगा रहे हैं। और जो रिएक्शन है वो बॉक्स लगा रहा है किस पर? हम पर लगा रहा है। तो ये जो इक्वल एंड ऑपोजिट, अब हम इस पे आ जाते हैं, इसका क्या मतलब है? अगर मैं इस पर एफ फोर्स लगा रहा हूं और मान लेते हैं कि ये 2 न्यूटन है। ठीक है, इस एन को इसको कंफ्यूज नहीं करना आप, ये न्यूटन है, ये नॉर्मल है यहाँ पर। तो अगर मैं इस पर 2 न्यूटन लगा रहा हूँ, तो अगर यही बस फोर्सेस है इस सिस्टम के, तो ये भी जो मेरे पर वापस नॉर्मल लगा रहा है, इसका भी जो वैल्यू है वो 2 न्यूटन के ही बराबर होगा। एग्जैक्टली exactly। और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अगर मैं इसको बॉक्स को यहाँ की तरफ धक्का दे रहा हूँ, यहाँ की तरफ इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो अब रिएक्शन या तो इस साइड से लग सकता है इस डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में लग सकता है राइट की तरफ, है ना? तो वो जो है वो फोर्स की डायरेक्शन वो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ होगी, क्योंकि फोर्स जो है वो इस तरफ था। तो इक्वल भी आ गया मैग्नीट्यूड, आप देखो, और ऑपोजिट भी आ गया। अगर हमने इसको यहाँ पुश किया तो ये हमें वापस यहाँ पुश करेगा। तो ये है स्टेटमेंट का मतलब। अब इसमें एक चीज़ जाननी ज़रूरी है। इसमें बहुत लोग कहते हैं कि यार इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है तो वो कैंसिल क्यों नहीं हो रहे हैं? तो ये बात वही इंसान करेगा जो इस स्टेटमेंट पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देगा कि ये किसकी बात हो रही है। ये जो एक्शन और रिएक्शन है ये दो अलग बॉडीज पे लग रहे हैं। अगर हम एक बॉडी लेंगे और हम इस पे मान लेते हैं कि यहाँ से फोर्स लग रहा है मैग्नीट्यूड एफ, इसका कुछ मैग्नीट्यूड एफ है। अब इसी बॉडी पर इक्वल फोर्स लग रहा है और ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट तो ये भी है, इसका भी मैग्नीट्यूड एफ होगा और ऑपोजिट है ना? तो अब हम इस सिस्टम का एफ नेट क्या है? क्लियरली इसका एफ नेट जो है वो बराबर है एफ आई कैप। आई कैप मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन में है, और इसका प्लस नेट फोर्स हो गया ना, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, प्लस एफ माइनस आई कैप इस डायरेक्शन में है क्योंकि माइनस एक्स इसमें। तो ये हो गया एफ माइनस एफ, तो ये जीरो। नेट फोर्स जो है ये लॉजिकल भी है। अगर एक बॉक्स है उसको मैं भी उसी फोर्स से धक्का दूं जिसको आप वहां से फोर्स, मतलब उसी फोर्स से धक्का दोगे, तो वो बॉक्स नहीं हिलेगा, है कि नहीं? मतलब अगर ये मेरे पास यहाँ पर कैप है, अगर मैं इसको यहाँ से कुछ फोर्स लगाऊं तो ये हिल रहा है। अब जब मैं इसको सेम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊं यहाँ से, तो ये हिलना बंद हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन ये एक ही बॉडी पर लग रहे हैं। तभी जाके इसका जो जो फोर्सेस के वो कैंसिल आउट हो रहे हैं और इसमें मोशन नहीं हो रही है। लेकिन तो ये यहाँ जो है पर ना, जो ये आप ये लॉ कह है ना रहे हैं। यहाँ पर, ये जो लॉ है, ये एक बॉडी की बात नहीं हो रही है, दो बॉडीज की बात हो रही है। एक्शन एक बॉडी पर लग रहा है और रिएक्शन दूसरी बॉडी पर लग रहा है। इसीलिए इस बॉक्स का यहाँ पर अगर हम नेट फोर्स लेंगे तो वो एफ है इसका नेट फोर्स, और जो हम पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो एन है।
तो ये अलग बॉडीज की बात हो रही है। अगर एक ही पर होता तब जाके जीरो होता, लेकिन ये अलग बॉडीज की बात हो रही है, इसलिए मोशन कॉज होती है नेट फोर्स की वजह से। अच्छा, यानी अगर यहाँ पर इस वाली डायग्राम में आप दिखा रहे हैं कि एक इंसान जो है वो डब्बे को ये कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है। अच्छा। अब वो जो पुश कर रहा है वो इंसान, तो आप कह रहे हैं कि इंसान की बॉडी अलग बॉडी है और डब्बे की बॉडी अलग बॉडी है, तो यहाँ पर दो बॉडीज आ गई। हम्म। तो यहाँ पर अगर वो उसको धक्का दे रहा है आगे की तरफ, तो डब्बा उसे वापस धक्का दे रहा है उसी हम्म। फोर्स से, सेम फोर्स से। हम्म। मगर यहाँ पर कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि अगर जो फोर्स है, जो इंसान फोर्स लगा रहा है इस डब्बे के ऊपर हम्म। और डब्बा उसे वापस फोर्स लगा रहा है, हम्म। तो मोशन फिर कैसे होती है डब्बे की? ये कुछ लोगों का सवाल होता है। मतलब देखिए, हमने न्यूटन सेकंड लॉ देखा कि नहीं नहीं, पहले हम फर्स्ट लॉ पे आते हैं। फर्स्ट लॉ क्या था? अब जो भी है उसकी वो अलग अलग स्टेटमेंट्स, असली मकसद ये है फर्स्ट लॉ का कि अगर एफ नेट किसी बॉडी पर है, ठीक है, अगर एफ नेट किसी बॉडी पर है तो उसके पास एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। ये मतलब मीनिंग एसेंस है फर्स्ट लॉ की। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, मान लीजिए स्मूथ सरफेस पे, अभी हम फ्रिक्शन विक्शन को नहीं लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। अब मुझे आप बताओ इस पे एफ नेट कितना लग रहा है, जो मैं लगा रहा हूँ इस पे। क्या इस पे और कोई फोर्स लग रहा है? मत लग रहा है? लग रहा है? नहीं, फिलहाल आप लगा रहे हैं इस पे एफ। मैं ही लगा रहा हूँ खाली फोर्स। अब ये किसी पर क्या फोर्स लगा रहा है उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो न्यूटन सेकंड लॉ है ना, एफ इक्वल टू एम ए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी, ठीक है। एफ नेट ऑन अ बॉडी, नॉट बाय अ बॉडी प्लस ऑन अ बॉडी, वो तो पागल स्टेटमेंट बन जाएगी, वो तो इलॉजिकल है। तो एफ नेट ऑन अ बॉडी है ना, तो यहाँ पे एफ नेट ऑन बॉडी कितना है? बाय बॉडी आप छोड़ो, उसको क्या, उसका क्या लेना देना इसकी अपनी एक्सेलरेशन से। इस पर कितना फोर्स लग रहा है? नेट एफ लग रहा है। हम्म। ये बराबर होना चाहिए, अगर इसका मास m है, उसके इनटू जो इस फोर्स से इसकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, उसके बराबर होना चाहिए। तो क्लियरली हम देख रहे हैं यहाँ पर f लग रहा है फोर्स, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो इसी से मोशन कॉज होती है। इसमें वो सवाल क्यों उठ रहा है कि मतलब मोशन कैसे कॉज होगी? अगर मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अगर नहीं, आप इसको थोड़ा देखिए, एक्सप्लेन मिसाल के तौर करेंगे। पर जो एफ लगा रहा है ना, मान लीजिए ये एफ यहाँ पर कोई लगा रहा है, इसके लगा आगे रहा है। आप कोई जोकर बना दीजिए, अच्छा। वलियाज़ बिल्लाहि ताला। हम्म। अब ये जो इसको धक्का दे रहा है ना, सही। तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है। हम्म। अब सवाल कुछ लोगों का ये होता है कि अगर ये धक्का लगा रहा है, हम्म। तो ये डब्बा वापस उस पे धक्का लगाएगा। बिल्कुल लगाएगा। तो तो इसका फिर मतलब क्या है, डब्बा जो इसका मतलब क्या है, जो इस पर धक्का लग रहा है वो। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, हम्म। अरे यार, जो भी है मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हो, मैं आपको धक्का दे रहा हूँ, हम्म। ठीक है, मैं हम्म। आपको एक बाजू को आपकी पुश कर रहा हूँ। हम्म। अब आप भी मुझे पुश कर रहे हो हम्म। वापस, इसका मतलब आपको धक्का लगना फील बंद हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर आपको धक्का दे रहा हूँ, आप भी मुझे धक्का दे रहे हो, इसका मतलब हम कुछ रेजिस्टेंस फील नहीं करेंगे? हमें लगेगा अच्छा हमें तो कोई टच भी नहीं कर रहा है। नहीं, वो तो हो गया ना, वो आप कह रहे हैं, ये वो हम कह रहे हैं ना कि कॉन्शियसनेस से हमें पता चलेगा अपनी। अरे वो तो हमें पता चलेगा, वो ठीक है, लेकिन हमें फोर्स फील नहीं होगा। जी हाँ, मगर मैं कह रहा हूँ ना कि अगर न्यूटन का तीसरा लॉ हम देखें ना, हम्म। यानी जो कुछ लोग समझते हैं वो ये समझते हैं कि हर किसी एक्शन पे इक्वल रिएक्शन होगा। बिल्कुल होगा। उनकी ये मुराद होती है कि हम्म। अगर हम किसी बॉडी को हम्म। जो है वो पुश हम्म। करे हैं, जिस तरह से हम्म। आपकी इस एग्जांपल में यहाँ पर ठीक। जो आपने ये जो एग्जांपल दिखाई है ये वाली, सही। इसमें आप कह रहे हैं कि एक आदमी जो है वो इस डब्बे को हम्म। धक्का दे रहा धक्का है, दे रहा है। तो ये डब्बा जो है ना ये उसको वापस धक्का देगा, तो डब्बा कैसे हिलेगा जब ये वापस धक्का दे रहा है? अच्छा ठीक है, ये असल में थर्ड लॉ का मसला नहीं है, असल में लोगों को सेकंड लॉ फिर समझ नहीं आया है। अच्छा अच्छा। सेकंड लॉ क्या है न्यूटन का? सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि जो नेट फोर्स लग रहा होगा बॉडी पे, एफ नेट ऑन अ बॉडी, ऑन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, टीपी बाय dt है। तो अब जो नहीं, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हम इक्वालिटी रखते हैं, जो इसका जो आप एक बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, वो वो बराबर होगा उसके
मोमेंटम में कितना फर्क आ रहा है पर यूनिट टाइम। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, एफ नेट ऑन अ बॉडी। फिर इस पर हम थोड़ा कैलकुलस वैलकुलस लगा लेते हैं। अगर मास कांस्टेंट है किसी चीज़ का, इसी को हम फिर एम ए बना देते हैं। अगर आप वो चाहते हैं मैं दिखाऊं कैसे होता है, वो भी मैं दिखा सकता हूँ, बट अभी हम उसमें नहीं जाते हैं, वो बहुत छोटी डेरिवेशन भी नहीं है। मैं आपको सीधे बोल सकता हूँ कि पी क्या होता है, एम वी शाबाश बाई डी टी है। हम्म यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का। मतलब अगर दो चीज़ें प्रोडक्ट में होती है तो हम एक चीज़ को एज इट इज़ रखते हैं, ठीक। यहाँ पर हम मास को पहले एज इट इज़ रखेंगे, इनटू दूसरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं। अच्छा, वो चेन रूल शायद। हाँ, अच्छा, प्लस नहीं, ये प्रोडक्ट रूल है जितना अच्छा, मेरे ये को याद है, प्रोडक्ट इसका रूल है। नाम प्रोडक्ट रूल है। चेन रूल वो दूसरा कुछ होता है। अच्छा, ठीक। तो हमने एक को एज इट इज रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस इसको हम करेंगे दूसरे को ऐसे रखा और जिसको पहले नहीं किया था उसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है। अच्छा, ठीक। अब यूजुअली जो भी हम जिंदगी में केसेस पढ़ते हैं उनमें डी एम बाई डी टी जीरो के बराबर होता है, क्योंकि जो मास है वो कांस्टेंट होता है यूजुअली चीज़ों का। अगर आप बॉक्स को धक्का दे रहे हो वो चेंज नहीं होगा उसका मास। ये उन चीज़ों में डी एम बाई डी टी यूज़ करना पड़ता है, जैसे कोई चीज़ फ्यूल रिलीज कर रही है, उसमें मोमेंटम चेंज हो रहा है। खैर हम उसमें भी नहीं जाते, तो ये जीरो हो गया। तो वी इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं। ये टर्म खत्म ही हो गई ये वाली। प्लस जीरो, खैर छोड़िए, अभी तो नलिफाई हो गया, इसका कुछ नहीं करना है। अब एम डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। शाबाश। तो एम ए आ गया ना। जी तो जी। एफ नेट ऑन अ बॉडी जो है वो किसके बराबर है, एम इंटू ए के। वेक्टर फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसकी एसेंस क्या है, स्लॉग, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है अगर आप एक बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो या एक से ज्यादा फोर्सेस लगा रहे हो, तो जो समेशन होगा ना, वेक्टर फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जो वेक्टर सम होगा ना एक बॉडी का, जितने भी फोर्सेस उस पर लग रहे हैं, यहाँ से फोर्स एफ लग रहा है, यहाँ से एफ लग रहा है, यहाँ से एफ लग रहा है, जितने भी लग रहे हैं, इन सबको आप एक्स डायरेक्शन में तोड़ो, इन सबको आप वाई डायरेक्शन में तोड़ो, इनका वेक्टर समेशन करो, तो एक आपको क्या वैल्यू मिल जाएगा, एक साइन एक थ्री कॉस। आप मान लो। नहीं वो छोड़िए, वो तो हो अच्छा गया। अच्छा। फिर हम जो जोड़ के फाइनली क्या मिलेगा, एफ नेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जी जी। मिल जाएगा। तो वो जो बराबर होगा ना, ये वैल्यू जो ये नंबर आया ना एफ नेट, ये बराबर होगा इस बॉडी के मास के, और ये अब चलना स्टार्ट कर देगी। सीधी सी बात है, अगर एक बॉक्स रखा हुआ है और उस पर कुछ अब नेट फोर्स लग रहा है तो चलना स्टार्ट करेगी। अब जब कोई चीज़ पहले रेस्ट में है फिर वो चल भी रही है, तो इसका मतलब उसमें कोई एक्सेलरेशन है। ठीक है। जब उस पर फोर्स लगातार लगा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक बॉक्स है, आपने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है। तो अब ये चलना स्टार्ट की। क्या अगर आपने इस पे 10 मिनट आप फोर्स लगाते रहे, यही फोर्स लगाते रहे, सेम फोर्स आप लगाते रहे, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, क्या ये उसी स्पीड से चलती रहेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फोर्स जो है वो 10 ही न्यूटन है, हाँ, हमेशा 10 ही न्यूटन 10 रहेगा। न्यूटन रहेगा। हाँ, नहीं, मुझे लगता है एक्सेलरेट नहीं करेगी, क्योंकि रेट ऑफ वो चेंज ही नहीं हो रहा है फोर्स। लेकिन एक्सेलरेट। नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए देखिए, जो वेलोसिटी है ना, डीवी बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन। अगर आपके पास एक्सेलरेशन है तो आपका वेलोसिटी तो तब भी बदलेगी। हाँ, आप ये कह सकते हो फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं बदल रही है, ठीक है, लेकिन फोर्स है ना, तो कुछ एक्सेलरेशन तो है, तो वेलोसिटी तो तब भी बदलेगी, है ना। तो मेरा मतलब ये था कि जो एफ नेट है ये बराबर होगा एम इंटू ए के, जो उस बॉडी का मास है उसको अगर आप उसकी एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपको दे देगा क्या, ये आपको वैल्यू दे देगा एफ नेट का, एम ए का एफ नेट। ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस थर्ड लॉ पे। यहाँ अब आप बोल रहे हो अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है लेकिन वो वापस उतना ही लगा रही है तो मोशन कैसे, भाई कहाँ से ये बात आई। अगर सिंपली सेकंड लॉ ये कह रहा है कि मोशन प्रोड्यूस होगी या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जब किसी बॉडी पर एफ नेट लग रहा होगा, तो आप क्या करोगे, आप उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ना जिसकी आप बात कर रहे हो। जब भी आप मैकेनिक्स पढ़ते हो आप एक बॉडी को ऑब्जर्व एक टाइम पे कर सकते हो, है ना। तो आपको इस बॉडी का आप मुझे मोशन पूछ रहे हो ना कैसे होगा, तो आप इसका मुझे एफ नेट बताओ ना कितना है। आप वो क्यों देख रहे हो कि इसने किसी पर कितना फोर्स लगाया, वो तो इस इक्वेशन में कहीं है ही नहीं सेकंड लॉ में। या तो आप सीधे बोलो कि भाई सेकंड लॉ गलत है और मैं नहीं मान सकता हूँ सेकंड लॉ। इसमें आप फ्री बॉडी डायग्राम में इस पर कितना फोर्स लग रहा है मुझे वो बताओ, एफ लग रहा है ना, इसका मास एम है, तो ये जो फोर्स है ये इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा, एफ इक्वल टू एम ए होगा इसमें सिंपली। तो ये जो है ना ये इनवैलिड क्वेश्चन है कि वो कैसे हो रहा है, मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ, मतलब ये अराइज हुआ है उस तरीके से, मतलब जिसको सेकंड लॉ समझ नहीं आया है प्रॉबेबली।
किसी को थर्ड लॉ में भी ये नहीं समझ आ सकता कि ये दो बॉडीज में है। हम्म तो हमने आप देख लिया कि जो न्यूटन थर्ड लॉ में कंफ्यूजन है हम्म वो दो ही चीज़ों की वजह से हो सकता है। या तो किसी इंसान को ये नहीं पता होगा कि ये डिफरेंट बॉडीज की बात हो रही है, हम्म या तो किसी इंसान को ये बात नहीं समझ आई होगी कि सेकंड लॉ क्या कहता है। वो इंसान बोलेगा कि अगर इक्वल एंड ऑपोजिट है तो कैसे बन रहा है, भाई उसका क्या लेना देना है। ये सेकंड लॉ कहता है कि एफ नेट अगर एक बॉडी पर कुछ एफ है वो उसके एम ए के बराबर है। जब तुम्हें दिख गया बॉक्स पर एफ नेट एफ लग रहा है तो वो एम ए के बराबर होगा, मतलब उसमें एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि मास तो जीरो नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगी। और दूसरा इंसान वो हो सकता है जिसको डिफरेंट बॉडीज वाला समझ नहीं आया होगा, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो सेकंड लॉ के साथ जो सेकंड लॉ कहता है ना कि एफ नेट बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि जो सेकंड लॉ है वो कहता है कि एफ बराबर होगा एम ए के, सही। यानी उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी जब भी कोई नेट फोर्स होगा। तो यहाँ पर मगर जो लोग ये सवाल उठाते हैं ना, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो आपने दिखाई ना ये वाली डायग्राम, कि जब इसको कोई आदमी देगा ना धक्का इस डब्बे को, तो ये वापस भी धक्का देगा, तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा। किस पर नेट फोर्स? आप एक बॉडी पर बोल सकते हो ना, बोल मानते हो ये बात आप? हाँ, किस पर होगा बोलो, किस पर जीरो होगा? मैं भी देखूंगा कौन इंसान मुझे बोल के देगा किस बॉडी पर, इंसान पर या बॉक्स पर। मत होगा ना एक बॉडी पर नहीं होगा, एक बॉडी पर नेट फोर्स नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा ना इसके अच्छा, दो ही यहाँ पर रूट्स दो हैं। बॉडीज आ गई, दो बॉडीज, वही मैं कह रहा था ना, इसके दो ही रूट्स है ये ना समझने के। डिफरेंट बॉडीज एक है, ये लोग भूल जाते हैं कि डिफरेंट बॉडीज की बात हो रही है। एफ नेट नहीं होगा जीरो, वो एक बॉडी की बात होती अगर डिफरेंट ये होता, एफ नेट जीरो होता। अच्छा आप कह रहे हैं यानी कि मिसाल के तौर पर जब इस बंदे ने इस डब्बे को आगे धक्का दिया, या यहाँ पर इस बंदे ने इस डब्बे को आगे धक्का दिया, तो इस डब्बे ने क्या किया कि इसने वापस फोर्स लगाया, मगर उसने उस आदमी पे फोर्स लगाया। सही। मगर अब ये सवाल है ना कि जब उस आदमी पे वापस फोर्स लग रहा है उतना ही जितना वो डब्बे पे लगा रहा है, ठीक, तो दोनों चलेंगे। डब्बा वहां चलेगा, आदमी यहाँ चलेगा, अगर नीचे स्मूथ सरफेस होगा। अपोजिट डायरेक्शन में मर लग रहा है ना फोर्स, कुछ लोग यही कहते हैं ना। देखिए ये है, हाँ, ये आइस पर है आप मानो, ठीक है, स्मूथ सरफेस। इस पर लग रहा है एफ नेट कितना, एफ, उसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस होगी, तो ये डब्बा यहाँ चलेगा। अब जब तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तब तक इस पर भी क्या लग रहा है, यहाँ की तरफ कुछ फोर्स एन लग रहा है, उसकी वजह से इसमें यहाँ की तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। यही तो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का भी। अच्छा, और अगर आप पढ़ोगे ना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो इसी से अराइज होता है। मैं आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ, ये वही है जो मैं अभी तक बोलता आ रहा हूँ, बट तब भी आप स्मूथ आइस पर हो, ठीक है, स्मूथ म्यू जीरो, ठीक है, अब आइस पर खड़े हो। अब वहां पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है और आप खड़े हो। अब मुझे आप एक बात बताओ, आप इमेजिन करो, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आप इमेजिन करो कि आप आइस पे खड़े हो और आगे एक डब्बा है। जब आप इस डब्बे को धक्का दोगे आप पीछे नहीं जाओगे? अगर आइस पे होगा तो हाँ मैं पीछे जाओगे ना, जाऊंगा। डब्बा आगे नहीं जाएगा। तो हो गया ना, इक्वल एंड ऑपोजिट से दोनों मोशन प्रोड्यूस होगी। डब्बे को यहाँ फोर्स लगा तो यहाँ की तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, मेरे पे यहाँ लगा नॉर्मल तो मेरे को यहाँ की तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। अच्छा ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूँ। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू लेकिन अलग होगा। फिर कोई ये सवाल कहेगा कि आम जिंदगी में जो आदमी है वो क्यों नहीं पीछे खिसक सकता है, तो उसमें फ्रिक्शन है। वो फ्रिक्शन है सीधे, मैं आपको बताऊंगा। जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन उसका सारा खेल है। फ्रिक्शन इंसान को यहाँ की तरफ खींचेगा। अच्छा, आप समझ रहे हो? मैं आपको एक बहुत अच्छी ये देता हूँ, इलस्ट्रेशन देता हूँ असली ज़िंदगी में क्या होता है। आप मानो कि आप यहाँ पर हो, ठीक है, ये एक डब्बा है, यहाँ पे हम खड़े हो। अब मानो ये बॉक्स है और यहाँ मैं। अब सुनो, मान लो ये ग्राउंड है जहाँ का म्यू जो है, मैं आपको भी बताऊंगा म्यू क्या होता है। म्यू है मान लो 0.5 के बराबर। म्यू होता है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, जो भी फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड लगाएगा ना, या थोड़ा नीचे दिखाइए, जो भी फ्रिक्शन होता है ना किसी भी चीज, जो कोई भी चीज लगाती है, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल के। अब इसका क्या मतलब है, अब आपको मैं एक छोटा सा और एक एक्सपेरिमेंट बोलूंगा, एक्सपेरिमेंट नहीं थॉट है ऐसी। ये बॉक्स है, आप इसको यहाँ से धक्का दे रहे हो, तो आप मान लो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसको चलाने में।
अब आप मानो मैं इसके ऊपर बैठ गया और मेरे सर पे एक बॉक्स है और एक, और उस पे एक हाथी वाथी है, मतलब शॉर्ट में मैंने इसका वेट बहुत बढ़ाया। मुझे आप बताओ, आप इसको आप ज्यादा इजीली चला पाओगे या ज्यादा मुश्किल होगी? ज़्यादा मुश्किल होगी मुझे लगता है। शाबाश। क्यों होगी वो? देखो अब वो क्यों होती है, इसको पहले ही हम समझ सकते हैं एक सिंपल लॉजिक से। अगर ये ग्राउंड है और इस पे कोई बॉक्स है, इसको आप चला रहे हो सीधे, अब इस पे ऐसे मतलब ऊपर से वेट पड़ गया तो इंटरलॉकिंग जैसी हो जाएगी, है ना, तो नहीं चल पाएगा उतना अच्छे से। लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन देखिए क्या है। साइंटिफिक रीजन मतलब ना मैथमेटिकल। नॉर्मल होता है, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर खाली बॉक्स है, अब इस पर नीचे कितना वेट लग रहा है? mg है, लग रहा है। ग्राउंड इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, जो हमने भी थर्ड लॉ से सीखा, कुछ नॉर्मल n लगा रहा होगा। देखिए जो ये mg है ना, ये किस पर लग रहा है? बॉक्स पर, नीचे की तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ इस पे लगाएगा। हाँ, इसको n नहीं, mg इसको खींच रहा है ना वो। हाँ mg वापस लगाएगा, वो mg के बराबर ही अपोजिट। नहीं, उसमें हम अभी आते हैं ना मैथ्स पे पहले इसके। लेकिन जो ग्राउंड है ना, आप मानते हो वो इस पर वापस फोर्स लगा रहा है थर्ड लॉ की वजह से, इस पर वो n फोर्स लगा रहा है, लगा रहा है ना। अरे देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये जो बॉक्स है ना, देखिए ये बॉक्स है, इसको नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? mg लग रहा है। mg लेकिन जब ये इसके साथ कांटेक्ट में आया ना, ये इस ग्राउंड पर एक फोर्स तो लगाएगा ना, ये आया ना कांटेक्ट में इसके साथ। मैं आपको बोल रहा हूँ ये ग्राउंड है, ये बॉक्स है, ये हवा में, इसको mg नीचे ला रहा है, mg नीचे ला रहा है, नीचे ला रहा है, नीचे ला रहा है, नीचे ला रहा है। अब ये नीचे जाना चाहता है ना, और सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा ना ग्राउंड पे, वो होगा, उसको हम n बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। और यही फोर्स अर्थ वापस इस पर लगाएगा, ठीक, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। अब अगर हम लेंगे इसको, अब हम इस बॉक्स की बात करते हैं, इस बॉक्स की बात करते हैं, इस पर नेट फोर्सेस मुझे बताओ कौन कौन से लग रहे हैं। पहले इस पर mg लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है mg, की नहीं लग रहा है? और इस पर नीचे की तरफ कौन सा नहीं सॉरी, इस पे ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? n लग रहा है ना, n, ग्राउंड लगा रहा है, माइनस n, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल टू मास इनटू इसकी एक्सेलरेशन कितनी है इस बॉक्स की ग्राउंड पर? ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं, जीरो है ना। अच्छा ठीक, नेट एक्सेलरेशन बॉडी हाँ, नेट की एक्सेलरेशन है जीरो, जी। तो ये जीरो हो गया ये सारी टर्म। तो मैं कह सकता हूँ कि mg इक्वल टू n, कह सकता हूँ। mg इक्वल टू, हाँ ठीक है। अब सुनिए, अब मगर ये कौन सा वाला n है? चाहे अच्छा ये ठीक इक्वल है ना, हाँ ये इक्वल अपोजिट है, ठीक। अब सुनिए, अब बॉक्स है, इस पर मैं भी खड़ा हो गया, मान लीजिए मेरा वेट m2 है, ठीक है, और इस पहले हम मान लेते इस बॉक्स का m1 था, ठीक है, अभी भी इसका m1 है। अब सुनो, अब मुझे बताओ इस बॉक्स पर, ठीक है, इस बॉक्स पर m फोर्स लग रहा होगा या mg लग रहा होगा या m1 प्लस m2g लग रहा होगा। इस सिस्टम की बात हो रही है ना पूरे, तो कितना है सारे सिस्टम का वेट? देखिए अगर खाली डब्बा होता तो mg M1 इक्वल टू n लगता। नहीं, अब वो भूल जाओ, वो उसमें बाद में आते हैं। मुझे ग्रेविटी की बात आप करो कि फोर्स कितना लग रहा है ड्यू टू ये ग्रेविटेशन की वजह से। अच्छा अर्थ कितना लगा रहा है? हाँ, वो कितना होगा? m1 प्लस m2g। आप इस बात को मानते हो? इस पूरे सिस्टम पर होगा m1 प्लस m2 इंटू जी, शाबाश, हाँ होगा ना। अब सुनो, ये जो बॉक्स है ना, ये इस पर मान लो फिर से ग्राउंड पर n लगा रहा है, जैसे ऊपर लगाया था, ये लगा ना ग्राउंड पे फोर्स, मतलब नीचे घुस पा रहा है, फोर्स तो लगाएगा। ग्राउंड इस पर वापस क्या लगाएगा? n लगाएगा। अब हम इसकी इक्वेशन पे आते हैं, इस पूरे सिस्टम की इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है। इस पर नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? m1 प्लस m2g लग रहा है, माइनस n, माइनस ओ n, क्योंकि n लग रहा है ग्राउंड की वजह से ऊपर की तरफ, किसके बराबर होगा? m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फिर से जीरो है कि नहीं? बॉक्स है ना और सिस्टम एक जगह है, तो क्या हम इसकी वजह से लिख सकते हैं कि m1 प्लस m2g इक्वल टू नॉर्मल? लिख सकते हैं ऐसा? हाँ लिख सकते हैं। जीरो हो गया क्योंकि हाँ, ये माइनस एन प्लस एन हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कितना था नॉर्मल? m1g। यहाँ पर कितना नॉर्मल है? m1 प्लस m2g। तो मुझे एक बात बताओ, किसी चीज के ऊपर कोई चीज डालने से उसका नॉर्मल बढ़ गया या घट गया? नॉर्मल तो बढ़ गया ना नॉर्मल। इसीलिए फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल
ये लॉ है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। हम्म इसीलिए जब आप किसी चीज पे पेट वेट डालोगे ना, ऊपर से वेट डाल रहे हो, वो इसीलिए मुश्किल हो जाती है और धक्का देना, क्योंकि उसका क्या बढ़ रहा होता है असली में, नॉर्मल अच्छा अच्छा, हो रहा होता है। आया समझ आपको? ठीक ठीक है। तो हम इसको कांस्टेंट ऑफ, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक लगाते हैं, हम्म उसी का नाम म्यू है, हम्म कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको बोलते हैं। किसी भी बॉडी के लिए अगर आप फ्रिक्शन बाय एन निकालोगे ना, वो कांस्टेंट आएगा किसी भी बॉडी के लिए, उसी का नाम म्यू है। ये मैं आपको समझा रहा था, ये मेरे असली में एक्सपेरिमेंट अब पे मैं उस पे आऊंगा, मैं आपको म्यू समझा रहा था क्या होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा। अब मान लो यहाँ पर म्यू है इसका 0.5 ग्राउंड का, हम्म ठीक है। ग्राउंड का 0.5 है, मेरा मतलब है कि ग्राउंड और मैन के बीच में भी 0.5 है, और ग्राउंड और इसके बीच में भी 0.5 है म्यू, ठीक है। हम्म अब सुनो, आप मानो इसका मास है 2 kg, हम्म इसका मास है मानो 50 kg इंसान का। हम्म चलो आप सुनो, आप मानो ये इस पर फोर्स लगा रहा है कुछ F। हम्म क्या आप ये मानते हो कि ये इस पर वापस नॉर्मल लगाएगा? इस पर लगाएगा। हम्म क्या आप ये मानते हो कि ये F जो है ये नॉर्मल के बराबर होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए ना, होगा। ठीक। अब आप सुनो, जो ये मैं इस पर F लगा रहा हूँ ना, अब हमें इसका वैल्यू देना पड़ेगा। आप मान लो मैं F इस पर लगा रहा हूँ, एक सेकंड मुझे आप वैल्यू के लिए थोड़ा अच्छा सोचने दो। 20 0.5 हो गया 10, तो इसको 12 लगाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब मान लो ये F जो है ना, ये लग रहा है 12 न्यूटन, तो ये नॉर्मल भी कितना होगा? 12 न्यूटन होगा। मानते हो आप ये बात? ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। क्या अब हम इसकी नेट फोर्सेस पे आ जाते हैं 2 मिनट के लिए? इस पर अब हमें निकाला ना, सेकंड लॉ से आप देखेंगे नेट फोर्सेस ऑन दिस बॉक्स क्या है, मुझे आप बताओ। एक तो लग रही है इस बंदे की 12 न्यूटन लग रही है, शाबाश। 12 न्यूटन। मुझे बताओ, अगर मैं इस बॉक्स को यहाँ चलाना चाहता हूँ, तो फ्रिक्शन इसको यहाँ चलाना चाहेगा या यहाँ धक्का देगा? अपोजिट। यहाँ देगा धक्का। और फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा? म्यू इंटू एन। अभी हमने बोला ना F इक्वल टू म्यू एन होता है। चलो अब हम इसका नॉर्मल निकालते हैं, कितना है यहाँ पे नॉर्मल इसका कितना होगा। वर्टिकल में अब आ जाते हैं, इस पर mg लग रहा है नीचे की तरफ, लग रहा है, माइनस नॉर्मल कहाँ की तरफ लग रहा है? ऊपर की तरफ। किसके बराबर है? डायग्राम पे एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, तो इस पर mg लग रहा है नीचे, लेकिन इस पर नॉर्मल लग रहा है ऊपर। ये नॉर्मल में यहाँ बनाओ एक ही बात है, अभी जगह काम है इसलिए। तो mg माइनस n किसके बराबर है? 0 के, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना 0, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 है, तो mg किसके बराबर है? n के बराबर, इक्वल टू n, ठीक है। तो F इक्वल टू म्यू इंटू n, तो म्यू तो है हमारा 0.5, n कितना आ गया यहाँ से? mg। अब mg किसके बराबर है? इसका मास कितना है? 2, और g का वैल्यू 9.8 है, लेकिन हम चलो 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो अरे ये मैंने क्या लिख दिया, सॉरी। तो 0.5 इंटू 2 इंटू 10 हो गया 20 इंटू 0.5 किसके बराबर है? 10 के। शाबाश। मतलब फ्रिक्शन कितना लग रहा है यहाँ पर? 10 लग रहा है। तो कहाँ गई इसकी इक्वेशन? हम अभी लिख रहे थे ना इसकी इक्वेशन। फ्रिक्शन का भी यूनिट वही न्यूटन होगा, क्योंकि फोर्स ही मानी जाएगी। तो हम अभी फ्रिक्शन की इक्वेशन लिख रहे थे, कहाँ चली गई वो? चलिए कोई नहीं, नए से लिखते हैं। ये है ना म्यू एन। नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ, हम यहाँ पे लिख रहे थे। खैर, तो इस पर यहाँ की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? 12 न्यूटन लग रहा है। तो यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर तो 12 माइनस फ्रिक्शन, माइनस आपने बोला ना खुद ही यहाँ की तरफ लगेगा, क्योंकि इसलिए माइनस। कितना लगेगा फ्रिक्शन? 10। किसके बराबर होगा? इसका मास कितना है? 2 इंटू एक्सेलरेशन। 12 माइनस 10 कितना होता है? 2 इक्वल टू 2a। तो एक्सेलरेशन बॉक्स की किसके बराबर है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। अब हम इस मैन पर आ जाते हैं, आएंगे ना। अब हम मैन पर आ जाते हैं, यहाँ पे आप आइए, मैन यहाँ पर है। अब मुझे बताओ, अब मैन पर नेट फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं साफ साफ भाषा में? यहाँ पर लग रहा है n, बॉक्स लगा रहे हैं, ठीक है। n किसके बराबर है? लेकिन f के, है ना, यहाँ f के बराबर, और f है खुद 12 न्यूटन के बराबर। तो इस पर भी कितना है? वापस लगा रहा है। मैंने इस पर 12 लगाया, ये भी मेरे पे 12 लगाएगा। अब आप सुनो, क्या इस पर फ्रिक्शन यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा? फ्रिक्शन तो अपोजिट में लगेगा, यहाँ की तरफ लगेगा। 10। क्या आप मानते हो? क्या 10? नहीं, इसका कहाँ नॉर्मल उसके जितना होगा? यही तो गलती है। f बराबर है म्यू इंटू एन के, म्यू है 0.5। अब इसका नॉर्मल अपना है ना, लेकिन ये किस नॉर्मल की बात मैं कर रहा हूँ? वर्टिकल नॉर्मल की बात हो रही है ना। ठीक है। अब हम इसका नॉर्मल निकालेंगे पहले। मुझे पता वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इसके ऊपर mg लग रहा है?
इसका m कितना है 50 इंटू जी, जी कितना 10। नॉर्मल क्या इसके ऊपर की तरफ लगेगा। आप इस पे अगर आप आ जाओ, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इस पे mg आपने असल में लगेगा। क्या ना कंफ्यूजन, आपने दो जगह दिखाया ना अलग अलग, आपको एक ही पेज पे पकड़ना था इसको। नहीं एक ही पेज पे तो है, वहां पे तो खिचड़ी बन जाएगी। नहीं खिचड़ी बन रही है ना, आप इधर दिखाओ ना नए। अच्छा यहाँ पर दिखाऊं। हाँ। तो अब हम आ जाते हैं, पहले हमने ये बात एस्टैब्लिश कर ली कि जो बॉक्स है हम्म, इसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड है, हम्म, स्क्वायर है, ठीक है। हम्म, हो गई ये बात एस्टैब्लिश। अब सुनिए, अब हम इस मैन पर आ जाते हैं, ठीक है। ये बॉक्स है पूरा, इसका वेट कितना है 50 kg। हम्म, ये इस पर फोर्स लगा रहा है 12 न्यूटन। हम्म, ये इस पर वापस नॉर्मल लगा रहा है, ये नॉर्मल भी 12 न्यूटन के बराबर हम्म, होगा। अब हम इसकी बॉडी पर आ जाते हैं, ठीक है। इस बंदे की बॉडी पर आ जाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, खाली फ्री बॉडी मतलब खाली बॉडी बनाएंगे। इस पर यहाँ की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन लग रहा है, हम्म, और इस पर फ्रिक्शन यहाँ की तरफ लगेगा। हम्म, ये फ्रिक्शन बराबर होगा म्यू इंटू एन के, जो इसका अपना नॉर्मल है। इसका अपना नार्मल हाँ होगा। म्यू है इसका कितना 0.5। अब इसका नॉर्मल किसके बराबर है वो हम वर्टिकल से निकालेंगे ना, जो हमने अभी समझा। तो हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे इस बंदे की, जिसका वेट 50 kg है। एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, एम जी लगेगा नीचे, लेकिन नॉर्मल इस पे ग्राउंड कहाँ की तरफ लगाएगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। शाबाश। तो एम जी माइनस एन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो 0 है। तो फिर से एम जी किसके बराबर आया एन के, लेकिन यहां पर इसका मास किसके बराबर है 50, जी तो सेम है। यहां पर आप देखो, यहां पर आया था 0.5 10, म्यू और जी तो सेम था, मगर एम यहाँ पर 2 ही था, यहाँ पर एम 50 है, इसीलिए फ्रिक्शन अलग आएगा। तो फ्रिक्शन ज्यादा आएगा। हाँ, तो एन का वैल्यू कितना आ गया 500 आ गया एन का वैल्यू, ठीक है। अब हम इस अच्छा यहाँ पर आपने एम जी कैसे एन के बराबर कर दिया, यहाँ पर तो एम बी था ना। ये है ना 0, एक्सेलरेशन अच्छा 0 है ना। ठीक, हाँ ये प्रोडक्ट जी। में ठीक ठीक। तो ये जो नॉर्मल है ना, ये किसके बराबर आया 500 के बराबर आया। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसका नॉर्मल 500 के बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, तो इसका जो फ्रिक्शन है वो किसके बराबर है 250। 500 इंटू 250 के बराबर है इसका फ्रिक्शन। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये 250 न्यूटन इस पे सच में लगेगा। अगर हम बोलेंगे ना इस पे 250 न्यूटन लग रहा है, उसका मतलब है कि इस पे, मतलब यहाँ की तरफ इस पे 12 ही न्यूटन फोर्स लग रहा है, मगर यहाँ की तरफ 250 लगेगा। मतलब ये इसको धक्का दे रहा है, ये खुद यहाँ की तरफ चल रहा है, नेट फोर्स यहाँ बन जाएगा ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का। ये जो हमने फ्रिक्शन निकाला ना म्यू एन, इसको बोलते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैक्सिमम इतना लगता है। अगर 250 न्यूटन से ज्यादा इसको फोर्स यहाँ की तरफ लगेगा तो ये यहाँ चलना स्टार्ट करेगा। अगर उससे कम लगेगा तो इतना फ्रिक्शन यूज नहीं होगा, फिर जो भी फ्रिक्शन यूज होगा वो इससे कम होगा, ठीक है। ये है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉक्स है, ठीक है, आप मान लो यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी है इनको मेरे फ्रिक्शन लगाने की 10 न्यूटन। अब मैं अगर इस पे लगा रहा हूं ना 5 न्यूटन फोर्स, तो क्या ये 10 न्यूटन लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है, मैं इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ग्राउंड में कैपेसिटी है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगाए फ्रिक्शन की वजह से। क्या वो 10 न्यूटन लगाएगा। अगर वो 10 न्यूटन लगाएगा, मैं यहाँ से 5 लगा रहा हूँ, ये वहां से 10 लगाएगा, तो इसका मतलब है ना ये पेन यहाँ चलना स्टार्ट करेगा। आपने कभी वो देखा है होते हुए ना। तो इसका मतलब है जब तक जरूरत नहीं पड़ती है ना, फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम चेहरा नहीं दिखाता है। अगर मैं इसको 5 न्यूटन लगा रहा हूँ ये 5 ही लगाएगा, मैं इसको 6 न्यूटन लगा रहा हूँ ये 6 ही लगाएगा। मैक्सिमम कितना लगा सकता है मान लो 10। जैसे ही मैं 10 लगाऊंगा ना, ये पूरा का पूरा 10 लगाएगा और थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैंने 11 न्यूटन गलती से भी लगा दिया, ये बेचारा 10 ही लगा सकता है। ये अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेगा 10 लगाएगा, लेकिन 1 न्यूटन मेरा फोर्स अलावा पड़ गया ना, उसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी। तो जो ये 250 न्यूटन है ये नहीं लगेगा यहाँ पे फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम लगा सकता है इतना। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, फ्रिक्शन का मकसद होता है रिलेटिव मोशन को स्टॉप करना, रोकना। रिलेटिव मोशन नहीं मैं चाहता हूं। ये क्यों लगा ये फ्रिक्शन किसकी, इसका कॉज क्या था, इसका कॉज क्या था ये 12 न्यूटन वाला फोर्स, इसीलिए तो ये लगा ना इस मैन पे। जब ये चाहता है ये रिलेटिव मोशन को रोके, तो ये इस डायरेक्शन में 250 न्यूटन लगाएगा या 12 न्यूटन लगाएगा। इसको जरूरत कितना लगाने की 12 तक है ना, 12। ऑल्दो ये लगा सकता है 250, लेकिन ये लगाएगा कितना जितना जरूरत है। इसको मत मोशन कॉज करनी है, इसको मोशन रोकनी है, रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन का मतलब ही यही अब मुझे लगता है ये भी वो करेगा, ये वो कर रहा है, वो अपने हिसाब से लगाएगा हाँ फोर्स ये वापस। अपने हिसाब से लगाएगा,
यानी जितना वहां से आएगा उतना वो उतना ही अपोजिट में लगाएगा। लगाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे 251 होता ना, फिर इस बेचारे को पूरा लगाना पड़ता। लेकिन जब तक यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम वैल्यू है, ये उतना ही लगाएगा जितना जरूरत है। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ यहाँ पर लग रहा है कि एवरी एक्शन वो भी वापस लगा रहा है। हाँ, ये उतना ही लगा रहा है। अच्छा, हाँ। तो हाँ, ये इससे असली में हम कैपेसिटी निकालते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन से, कितना लगा सकता है। अब इस पे मगर 12 वहां से लगा। दूसरी मुसीबत है ना, एक वो कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ तब होगा जब नेचर ऑफ फोर्स भी सेम होगा, मगर यहाँ पर तो नेचर ऑफ फोर्स है ही उस नहीं पे हम same। मैं इसके बाद आता हूँ। पहले मैं आपको ये एस्टैब्लिश ये बात करता हूँ कि इस पे आप मानते हो फ्रिक्शन यहाँ 12 न्यूटन लग रहा होगा, क्योंकि ये लगा सकता है 250, मगर क्या इसको जरूरत है 250 लगाने की? ना। तो इसको 12 की जरूरत है। तो कितना फ्रिक्शन लगा? 12। अब हम इसकी बॉडी पर आ जाते हैं। इस पर यहाँ की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? 12। यहाँ की तरफ कितना फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का? 12 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये 0 हो गया? 12 माइनस 12 0। तो क्या इसकी एक्सेलरेशन 0 आ गई इससे? तो हो गया ना प्रूफ कि अगर मैं इस बॉक्स को धक्का दे रहा हूँ, मैंने आपको रियल सिचुएशन दी, फ्रिक्शन भी दिया, मासेस भी दिए, आपने देखा ये बॉक्स चला एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चला। हम चले ना, मत चले। ये मैंने आपको मैथमेटिकली ये बात प्रूव करके दी कि अगर हम किसी बॉक्स को धक्का देते हैं, वो हम पे फोर्स लगा रहा होता है। लेकिन इतने सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं, तब जाके पता चलता है कि बॉक्स क्यों चल रहा है और हम क्यों नहीं चल रहे हैं। शॉर्ट में इसको आप समराइज कर सकते हैं। शॉर्ट में मैं इसको समराइज कर सकता हूँ कि, तो अगर मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूँ तो मैं ये कहूँगा कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है उसमें जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो अलग बॉडीज की बात हो रही होती है। जो ये इस पे एक्शन लगाएगा F, ये इस पे लगाएगा रिएक्शन, जो कि N के बराबर होगा। एक्शन इस पर लग रहा है, रिएक्शन इस पर लग रहा है। अगर इस पर कोई इंसान ये सवाल पूछेगा तो फिर मोशन प्रोड्यूस कैसे होती है, तो हम उसको ये जवाब में कहेंगे कि जो मोशन प्रोड्यूस होती है वो F नेट ऑन वन बॉडी की वजह से होती है। F नेट यहाँ पर 0 अगर आप बोलोगे है, तो आपको मुझे बोलना पड़ेगा आप किस बॉडी की बात कर रहे हो। क्या इस बॉडी पर F नेट 0 है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पर तो खाली नॉर्मल लग रहा है। क्या इस बॉडी पर F नेट 0 है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पर तो खाली F लग रहा है। तो इसीलिए मोशन प्रोड्यूस होती है। अब अगर कोई इंसान पूछेगा कि एक सेकंड रुकिए आप जी, अब आप कह रहे हैं कि ये जो आदमी है ये